नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज लोन बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। लोन से संबंधित प्रश्न आपके उठाएंगे और आप भी शो का एक हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको कोई भी लोन के विकल्प पे आपसे राय लेनी है, जैसे कि होम लोन, ऑटो लोन या फिर पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल लोन, या फिर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, कौन से मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको लोन के विकल्प दिला सकते हैं, कहाँ से लोन ले ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, तो आप इस शो में जुड़ सकते हैं। अपने सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफ़ी सिंपल है। आपको हमें एक ईमेल लिखना है moneyguru@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ पर जाके अपना डिटेल प्रश्न लिख के भेजें और लोन से संबंधित कोई भी प्रश्न आप हमारे पास भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज लिखें, KARZ कर्ज लिखें, उसके बाद अपना पूरा सवाल लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। चलिए, आज आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बलवंत जैन जी, जो कि CFO हैं अपना पैसा.com के। बलवंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार। साथ ही दर्शकों को बता दें किस मुद्दे पर सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले एजुकेशन लोन के क्या विकल्प मौजूद हैं और एक स्टूडेंट यहाँ पर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी बैठती है कि नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जॉइंट होम के क्या बेनिफिट्स हैं और इस पर भी क्या एलिजिबिलिटी बैठती है दर्शक की, वो भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा लोन ट्रांसफ़र इश्यूज़ हैं, एक हमारे पास ये भी कॉल आई है और इसके ऊपर भी यहाँ पर नज़र डालेंगे। चलिए, इसी बीच पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं शोभित अग्रवाल जी से, उत्तर प्रदेश से लाइन पे हैं। शोभित जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? I want to take the education loan. So from where I will get it? Which one will be suitable to me? चलिए, आपने यहाँ पर जो प्रश्न भेजा है उसमें 21 ईयर्स आपने अपनी उम्र बताई है और पिता की उम्र आपने 52 ईयर्स बताई है। हाँ जी। जी, आपके पिता सरकारी नौकरी करते हैं। हाँ जी। और जो उनकी मंथली सैलरी है वो लगभग 25,000 की है। साथ ही ये जो आप MBA करना चाहते हैं, इसके लिए आप 4 लाख का एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं। बस इतना ही जानना चाहेंगे आपसे कि आपका दाखिला हो चुका है? हाँ जी, हो चुका है। किस कॉलेज में हुआ है, क्या वो अप्रूव्ड है? हाँ जी, JP बिजनेस स्कूल, इट्स नोएडा। चलिए, आपको नजरें दिलाते हैं और ये 4 लाख की रकम आप कैसे जुटा सकते हैं। बलवंत जी क्या सलाह देंगे? यहाँ पर ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एजुकेशन लोन मिलने में, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यहाँ पर माता पिता को लोन का को बोरोवर बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ लोन की EMI कब तक चुकानी होगी इनको? ऐसा है कि 4 लाख रुपए तक के जो एजुकेशन लोन है उसके लिए इंडियन बैंकर एसोसिएशन की गाइडलाइंस है बैंक्स के लिए कि उसके लिए बिना किसी कोलेटरल के बैंक्स को एडवाइस दी गई है कि वो लोन देवे, और इसके लिए कोई गारंटर की भी ज़रूरत नहीं है, पर उनको किसी इनके फादर मदर को बोरोवर जरूर बनाना पड़ेगा। और चूँकि उनका एडमिशन हो गया है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा सुझाव रहेगा कि जो PSU बैंक्स है वो इसमें ज़्यादा एक्टिव है, तो 12.5% से लेकर 14% के बीच की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको मिल जाएगा जो एजुकेशन लोन चाहिए वो। और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, जो नॉर्मल KYC के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका जो पिछली जो एग्ज़ाम्स वगैरह है उसकी मार्कशीट्स वगैरह हैं, इनका जो एडमिशन हो गया है उसका कंफर्मेशन का कुछ प्रूफ वगैरह, वो सब उनको जो एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करना पड़ेगा। और आजकल तो बहुत सारी बैंक्स की जो लोन एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है, तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। परंतु मेरा सुझाव रहेगा कि ये जहाँ रहते हैं उसके आसपास में जो PSU बैंक की ब्रांच हो वहाँ अप्रोच करें, और जहाँ इनका खुद का बैंकिंग रिलेशनशिप हो तो उनको थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा लोन जी। और साथ ही माता पिता पे लोन की EMI का यहाँ पर खर्च या फिर दबाव ना आए तो उसके लिए इनके पास क्या विकल्प हैं? कब ये लोन की पेमेंट यहाँ पर करनी शुरू कर सकते हैं? EMI के चुकाने का इनके पास क्या यहाँ पर टेन्योर है, क्या मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा और उसके बाद कब से ये EMI चुका सकते हैं? ये जो लोन का मॉरेटोरियम जो है वो जब तक इनका एजुकेशन चलता है तब तक इनको कुछ भी चुकाने का जरूरत नहीं है, परंतु क्वालिफाई होने के 1 साल के बाद में इनका EMI शुरू हो जाएगा, या अगर उसके पहले अगर इनका जॉब मिल जाता तो जॉब मिलने के 6 महीने के भीतर इनको फिर अपना EMI स्टार्ट करना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन जहाँ इनका एडमिशन हुआ है वो अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए, वो चेक कर ले भैया। चलिए, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी बीच अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं दिनेश त्रिवेदी जी, जिससे मैं राजस्थान से लाइन पे हैं। दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना प्रश्न। जी, मुझे होम लोन चाहिए था, 16 लाख रुपए का मुझे चाहिए। तो मैं बैंक वालों से मिला था, 20 साल के लिए मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 19,000 की किस्त आएगी। लेकिन मुझे ऐसा माना गया है और ऐसा सुनने में आया कि भाई 16 लाख है तो 16,000 के आसपास ही किस्त आनी चाहिए, तो मुझे कौन सा बैंक प्रीफर करना चाहिए इस मामले में? चलिएगा, 10.5% ब्याज लगता है और आपका जो अवधि 20 साल की होती है तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर 16,000 के आसपास से किस्त आनी चाहिए। ये कहना बिल्कुल ठीक है आपका। पर आपने जो अपनी आय बताई है वो 40,000 रुपये प्रति माह की बताई है। इससे पहले भी आपने कहीं लोन ले रखा है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं देखा। चलिए, और साथ ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये लोन लेना चाहते हैं बलवंत जी, और जॉइंट होम लोन के बेनिफिट्स इनको किस तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे, और 16 लाख ये राशि जुटाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर लोन की, और 20 साल का टेन्योर है। तो आप क्या मानते हैं यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी बैठती है, इनकी जो कुल राशि है, जो कुल टेक होम है इनका लगभग 40,000 रुपये का, इसके आधार पर इनको लोन आसानी से मिल जाएगा? देखिए दिनेश जी, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की जो पूल्ड इनकम है वो अगर 40,000 के आसपास है तो 16 लाख रुपए का जो होम लोन है वो उनको मिलने में बिल्कुल तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और 20 साल के लिए उनको 10.5% के आसपास जो होम लोन मिल जाना चाहिए, जिसकी EMI करीब करीब 16,000 के आसपास आएगी, 100-200 रुपया ऊपर नीचे आएगी। और जो 10.5% में जैसे स्टेट बैंक का है, ICICI का है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस का 10.40% का लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जहाँ तक आप बेनिफिट की बात कर रहे हैं, अगर ये जॉइंट लोन होम लोन लेते हैं तो दोनों को अब इनकम टैक्स का जो रीपेमेंट है होम लोन की इंस्टॉलमेंट का और जो इंटरेस्ट पेमेंट का है, वो दोनों को अलग अलग बेनिफिट मिलेगा। चलिए, और दिनेश जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? चलिए, यहाँ पर बलवंत जी आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर जो उन्होंने 16 लाख की लोन की राशि के बारे में बात करी, तो अगर घर प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 20 लाख से कम है तो लगभग 80% तक लोन आसानी से मिल जाएगा, पर अगर 20 लाख से अगर कम है तो 80% से ज़्यादा भी यहाँ पर क्या लोन मिल सकता है? नहीं, अगर लोन की वैल्यू अगर 20 लाख रुपए से कम है तो वो प्रॉपर्टी के 90% तक भी बैंक लोन दे सकती है। बाकी नॉर्मली 20% अपने को खुद को बोरोवर को मार्जिन देना पड़ता है और 80% बैंक फाइनेंस करती है। परंतु अगर लोन की जो वैल्यू है वो अगर 20 लाख से कम है तो 90% तक भी बैंक फाइनेंस कर देगी प्रॉपर्टी वैल्यू का। चलो, तो यहाँ पर अगर 20 लाख से कम राशि है, आपके घर की कीमत है, तो उसमें आपको 50 से 90% तक का भी लोन यहाँ पर फाइनेंस हो सकता है बैंक की तरफ से। चलिए, इसी बीच अगले कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवेंद्र जी, इसमें नोएडा से लाइन पे हैं। शिवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। लोन से संबंधित क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। मेरा एक होम लोन है जो मैंने HDFC लिमिटेड से 2009 दिसंबर में कराया था। ये 30 लाख का होम लोन है जो कि डुअल रेट होम स्कीम के अंतर्गत किया था, जिसमें कि शुरू के 2.5 साल के लिए 31 मार्च 2012 तक के लिए ये लोन 8.25% का फिक्स था जी, और 1 अप्रैल से ये फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें 2 चीजें थी। एक तो उन्होंने जो अभी मेरा फ्लोटिंग रेट कर दिया है वो 11.5% पे कर दिया है, और दूसरा अगर मैं इस लोन को बंद करता हूँ, किसी और बैंक के पास शिफ्ट करता हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये लोन है ये डुअल रेट में है, ये फ्लोटिंग रेट पे नहीं है, और इस वजह से 2% की प्रीपेमेंट पेनल्टी देनी होगी इसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या HDFC लिमिटेड जायज है ये 2% प्रीपेमेंट पेनल्टी मांगने में? चलिए, राय ले लेते हैं। बलवंत जी, यहाँ पर जो इनका प्रश्न है वो ये है कि इन्होंने ड्यूअल रेट पे होम लोन बुक किया 2 साल पहले। शुरुआती दौर में तो यहाँ पर फिक्स चार्जेस लगे, फिक्स इंटरेस्ट रेट लगा, पर अब यहाँ पर बैंक ने उसको फ्लोटिंग कर दिया। 2 साल 2.5 साल बाद यहाँ पर फ्लोटिंग रेट अब अप्लाई हो रहा है इनके पर्टिकुलर लोन अमाउंट पे। पर जब अब ये ट्रांसफर कराने जा रहे हैं लोन किसी और बैंक में, तो अब बैंक कह रहा है कि ये फ्लोटिंग रेट के अंतर्गत नहीं आएगा, ड्यूअल रेट स्कीम है। एक टीजर होम लोन स्कीम लॉन्च हुई थी उस समय, तो इस आधार पर इनको प्री पेमेंट चार्ज यहाँ पर देना होगा। इनफैक्ट बैंक नहीं, HDFC NBFC यहाँ पर कह रही है कि प्री पेमेंट चार्ज देना होगा। तो क्या ये सही है NBFC अपनी जगह यहाँ पर, या फिर इन्हें ये प्री पेमेंट चार्ज कोई देना नहीं पड़ेगा? देखिए शिवेंद्र जी, ऐसा है कि जो HDFC है वो नेशनल हाउसिंग बैंक से रेगुलेट होती है, और नेशनल हाउसिंग बैंक ने 19 अक्टूबर को एक सर्कुलर निकाला था जिसमें वो इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर फ्लोटिंग रेट का जो लोन है उस पर प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं ली जाए। तो इसके बाद में वापस एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर आया है 4 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी लोन पे फिक्स है और बाद में अगर वो फ्लोटिंग हो जाती है तो उस लोन की नेचर को फिक्स ही माना जाएगा और उस अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होगा। तो अगर ये अपने सोर्स से पेमेंट करते हैं तो प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी, पर अगर ये लोन ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो उनको ये जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो लगेगी। और ये HDFC जो अगर 2% मांग रही है तो वो NHB के इंस्ट्रक्शंस के दायरे में है। चलिए, यहाँ पर यानी कि जो टीजर होम लोन था इनका, इन पे 2% प्री पेमेंट चार्ज लगेगा अगर ये ट्रांसफर करते हैं तो। पर यहाँ पर इनका एक और प्रश्न है कि 11.5% पे इन्होंने इस समय ये फ्लोटिंग दर यहाँ पर चुका रहे हैं, तो क्या और भी विकल्प इनके पास मौजूद हैं जहाँ पर बेटर इंटरेस्ट रेट्स में ऑफर हो रहा है लगभग 10.5% का? तो क्या यहाँ पर ट्रांसफर कराना ज़्यादा फायदेमंद है इनके लिए? अगर इनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है
अगर EMI सब उन्होंने टाइम पे पेमेंट किए तो मेरे हिसाब से उनको 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे कोई भी लेंडर से मिलने में मुश्किल नहीं होगी। तो अगर ये जो डिफरेंस है 11.5% अभी फ्लोटिंग हो गया इनका और 10.5% में इनको मार्केट में लोन मिल सकता है, तो 1% का फर्क है। और 2% अगर ये प्रीपेमेंट पेनल्टी चुकाते हैं तो ये जो इनकी कॉस्ट है वो 2 साल में कवर हो जाएगी। तो 2 साल के बाद में फिर इनको जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से इनको लोन शिफ्ट करवा देना चाहिए। चलिए, तो लोन ट्रांसफर पे आपको जरूर यहाँ पर विचार करना चाहिए। पर इसी बीच एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेकंड लोन लेना चाहते हैं, एक कार लोन लेना चाहते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी बैठती है कि नहीं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। और सिविल का जो रिकॉर्ड है, आपका क्रेडिट स्कोर ऑनलाइन कैसे आप मंगा सकते हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज लोन बाजार पर चर्चा कर रहे हैं, आपसे आपके लोन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं और आप भी शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने लोन से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हो आप हमारे पास भेज सकते हैं, आपको राय दिलाने की कोशिश करेंगे। करना सिर्फ आपको ये है कि आपको हमें एक ईमेल लिखना है, moniguru@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। अपना डिटेल प्रश्न लिख के भेजें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। मोबाइल के जरिए आप हमें लोन से संबंधित कोई भी प्रश्न भेजना चाहते हैं तो कर्ज लिखना पड़ेगा आपको मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में। उसके बाद अपना सवाल लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। चिरायु अग्रवाल जी इसमें मध्य प्रदेश से लाइन पे हैं। चिरायु नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो जी। हाँ सर, मेरा एक साल पहले मैंने 11 लाख रुपए का PNB से होम लोन लिया था और सर अब मैं एक कार लोन लेना चाहता हूँ। चलिए, आपने जो अपनी एज बताई है 46 ईयर्स और 37,000 आप हर महीने कमाते हैं। जी सर। ये बिजनेस के जरिए आए हैं या फिर आप कहीं नौकरी करते हैं? नो सर, आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए, सरकारी नौकरी है आपकी और राय दिला देते हैं कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी बैठती है कि नहीं। बलवंत जी, 11 लाख का लोन ऑलरेडी चल रहा है इनका PNB से होम लोन और 37,000 इन्होंने सैलरी बताई है पर मंथ जो कमाते हैं, तो क्या इस समय एलिजिबिलिटी बैठेगी? ये कार लोन भी लेना चाहते हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कितने का ये कार लोन मिल सकता है और कितने टेन्योर के लिए? देखिए चिरायु जी, ऐसा है कि बैंक लोन देने के पहले उसकी सर्विसिंग के बारे में जरूर सोचता है कि जो लोन लेने वाला है वो उसको कैसे चुकाएगा, और उसके लिए उनके पास कुछ क्राइटेरिया रहता है कि वो जो आपके इनकम है उसका कुछ % प्रिज्यूम करते हैं कि वो आप लोन की सर्विसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो बैंक, हर एक बैंक का अलग अलग रहता है, पर नॉर्मली ये रेंज 40 और 45% के बीच में है। तो जैसे आपका 11 लाख का लोन है तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो EMI है वो 11,500 के आसपास होगी। तो आपकी जो 40-45% के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको कार लोन चाहिए तो वो 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच में मिलेगा 5 साल के लिए, और 12% का कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिज्यूम किया, और उसके लिए आपकी EMI 5,500 रुपये के आसपास आएगी। जी बिल्कुल, तो 2.25 से 2.5 लाख तक का आप लोन अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर, और 5 साल के लोन दिया जाएगा, और जो EMI बैठेगी वो 12% के हिसाब से 5,500 के आसपास बैठेगी। तो आप आगे बढ़ सकते हैं और कार लोन का विकल्प भी आपके लिए खुला है। चलिए, इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मेल के जरिए आया है बलवंत जी ये प्रश्न। रीत कुमार जी का प्रश्न है मुंबई से। ये जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी पर लोन का इन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पर एक्सप्लोर करना है, और ये जानना चाहते हैं कि 1.4 करोड़ की प्रॉपर्टी इनको खरीदनी है जिसके लिए 50 लाख का ये होम लोन लेना चाहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैंक ये कह रहा है कि 20% ऑब्वियसली कि इनको खुद यहाँ पर रकम जुटानी होगी, जो एक नॉर्म है कि 80% ही बैंक यहाँ पर फाइनेंस करता है। पर अगर ये 20% की राशि ये कहीं से जुटा नहीं पाई खुद, तो क्या ये इनके पास एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी है लगभग जिसकी वैल्यू 1 करोड़ के आसपास की है, तो क्या उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर ये लोन की राशि जो एक एक्स्ट्रा अमाउंट को 20% का जिनको खुद देना है, क्या वो जुटा सकते हैं? किस तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए? प्रॉपर्टी पर लोन लेने के लिए इनको क्या प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा? देखिए रजत जी, ऐसा है कि आदमी कितना लोन ले सकता है मैक्सिमम, वो उसके इनकम लेवल पे, डिस्पोजेबल इनकम लेवल पे डिसाइड होता है। अगर उनके पास भले ही प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट में ये लोन ले सकते हैं, परंतु ये उनके जो इनकम का क्राइटेरिया है, जो उनकी मंथली इनकम है उसका, जैसे अभी बताया मैंने, 40-45% तक आप यूज कर सकते हैं आपके लोन की सर्विसिंग के लिए। तो अगर इनका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह अच्छा है तो 45% के आसपास लोन मिल जाएगा। परंतु मेरी राय रहेगी कि इनको
होम लोन लेना चाहिए। होम लोन आपको जो आपकी प्रॉपर्टी है वैल्यू उसकी 80% के आसपास मिलता है, परंतु अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो बैंक आपको 50-60% के आसपास ही देते हैं। और ये जो इनकम टैक्स के बेनिफिट्स वगैरह भी है वो होम लोन को के लिए अवेलेबल है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अवेलेबल नहीं है अनलेस आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो पैसा आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा कि उनको होम लोन लेना चाहिए, और अगर होम लोन नहीं मिलता है तो इनकी जैसे दूसरी प्रॉपर्टी है उसके सामने वो फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। चलिए इसी नोट पे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज लोन बाजार पर चर्चा करने के लिए और साथ ही आपके लोन से संबंधित प्रश्न पर जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बलवंत जैन जी, जो कि अपना पैसा.com के CFO हैं, और आप भी शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने लोन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, आपको हमें एक ईमेल लिखना है moneyguru@zenetwork.com, हमारा ईमेल ID है। डिटेल प्रश्न लिख के भेजें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें, और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज लिखें, अपना पूरा सवाल लिखें, हमें भेज दें 57575 पर। चलिए शहाब आलम जी से मैं लाइन पे हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका शहाब साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। एक्चुअली मुझे जानना है कि मेरा एक लोन था ICICI बैंक के साथ, वो 2009 से शुरू हुआ था। मैं ICICI के कुछ रॉन्ग कमिटमेंट और उनका एक जो कलेक्शन एजेंट था वो मेरा पेमेंट लेके चला गया था, जिसकी वजह से मेरा सिविल अपडेट हो गया है। तो आई वांट टू नो कि मेरा सिविल रिकॉर्ड मैं कैसे देखूंगा, और दूसरी चीज कि मेरा जो उनका कलेक्शन मैनेजर है उनसे बात हुआ है कि आप सारा EMI पेड कर दो, आपका सिविल रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा, क्या ये सही है? चलिए आपको नजर दिलाते हैं किस तरीके से आपका रिकॉर्ड क्लियर हो सकता है। NSO की कितने इंपॉर्टेंस है, रिकॉर्ड क्लियर करने के बाद आपको NSO भी लेना है, पर सिविल रिकॉर्ड आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं बलवंत साहब, इनका मेन क्वेश्चन ये है। तो कैसे आगे बढ़ें, किस तरीके से प्रोसेस रहता है पूरा सिविल रिकॉर्ड चेक करने का, और उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से बैंक का प्रोसेस रहेगा कि इनका नाम यहाँ पर सिविल से हट जाए? देखिए शाह आलम जी, ऐसा है कि अगर आपको ऑनलाइन सिबिल स्कोर अगर प्राप्त करना है, जिसमें स्कोर के साथ साथ आपको सिबिल का रिकॉर्ड है वो भी मिल जाएगा, तो आपको ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ेगा और ऑथेंटिकेशन के वो प्रश्न ऑनलाइन पूछे जाएंगे। 5 में से अगर आप 3 प्रश्न का जवाब सही दे देते हैं तो आपको 470 रुपये का पेमेंट करने का, और वो आपकी जो ईमेल ID है उस पर आपका जो स्कोर है और सिबिल रिकॉर्ड दोनों दो एक दिन में आ जाएगा। परंतु इनकी क्वेरी से मेरे को रजत जी ऐसा लग रहा है कि इनको जो ICICI के उनके अकाउंट में जो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, तो उनको सिबिल स्कोर नहीं चाहिए, सिबिल रिकॉर्ड चाहिए। तो सिर्फ सिबिल रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है। अगर आपको सिर्फ सिबिल रिकॉर्ड चाहिए तो आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए 142 रुपये का फीस है। उनकी वेबसाइट पे जाके जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और जो आपके रेसिडेंस का प्रूफ है, आइडेंटिटी का प्रूफ है, उसकी कॉपी वगैरह भी आपको भेजनी पड़ेगी। जहाँ तक ये बता रहे हैं इनके जो रिकॉर्ड अपडेट करने का, एक बार जैसे इन्होंने अगर पेमेंट करने में डिले कर दिया है तो वो सिबिल के रिकॉर्ड में अगले 5-7 साल तक जरूर दिखेगा। परंतु इसके साथ साथ यह भी दिखेगा कि उन्होंने जो डिले करने के बावजूद भी उन्होंने जो पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, वो कर दी थी, तो ये भी दिखेगा। परंतु उनको एक बार अगर डिले हो गया है तो ये जो लेंडर है उसको फेवरेबली नहीं लेते हैं, तो आपको सिस्टम से भविष्य में बोरो करने में थोड़ी मुश्किल आएगी एटलीस्ट अगले 2-3 साल तक। चलिए इसी बीच एक और प्रश्न हमारे पास आया है और ईमेल के जरिए है। सुशांत सिंह जी प्रश्न है दिल्ली से, और सुशांत जी जानना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और इनको एक कैमरा खरीदना है, जिसकी जो कीमत है वो लगभग 1.5 लाख है मार्केट में। तो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ये, क्या बैंक कंफर्टेबल होगा इनको लोन देने में 1.5 लाख का, और अगर हाँ तो क्या सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड लोन लेना इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा? कैसे आगे बढ़ें? देखिए रजत जी, सुशांत जी के लिए 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो है कि ये जो स्मॉल बिजनेस लोन करके बोलते हैं, तो इनका जहाँ पे बैंक है वहाँ पे जो खुद का अकाउंट जहाँ पे है वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए इनको इनके इनकम टैक्स रिकॉर्ड है, उनकी जो रेसिडेंस प्रूफ वगैरह वो सबमिट करनी पड़ेगी।
और नॉर्मली अगर इनकी इनकम सफिशिएंट है और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर बराबर है, और अगर इनके खुद के जो फोटोग्राफर एज ए फोटोग्राफर क्रेडेंशियल अगर वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि भाई इनके क्लाइंट की लिस्ट वगैरह अगर वो बता सकते हैं बैंक को, तो ये 1.5 लाख का जो इक्विपमेंट लोन है उनको आसानी से मिल जाएगा। परंतु अगर ये क्रेडेंशियल अगर प्रूव नहीं कर सकते, परंतु इनकी इनकम वगैरह है, तो ये पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनल लोन मिल सकता है इनको 1.5 लाख का। डिपेंड करता है इनकी इनकम क्या है। चलिए बलवंत जी, यहाँ पर शो को वाइंड अप करने का समय हो गया है। आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ लोन बाजार के ऊपर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनी ग्रुप में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।